प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान के ताकतवर हलकों से बैकडोर राब्ते, मामलात संभल न सके, इमरान खान का अवाम से खिताब, माजी के बरक्स लहजा नर्म कर लिया, हुकूमत पर तनकीद, ताकतवर हलकों के जिक्र से गुरेज। दूसरी जानिब इमरान खान की चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल जमानत पर रहा, दीवार से लगाया जाता रहा तो अवाम को एहतजाज की कॉल देंगे। क्या खान केसेस और नाअहली से बचाव के लिए धमकियां दे रहे हैं? इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान को मंजर से हटाने के लिए चंद दिन काफी, मरियम नवाज ने अदालत की जानिब से इमरान खान को मौका देने पर भी एतराज उठा दिया। क्या नून लीग इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों पर परेशान है? इसके अलावा बात करेंगे मुल्क में सैलाब से करोड़ों अफराद बेघर, हुक्मरान इक्तदार के लिए दस्तो गिरबा हो गए। सिंध समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों में खवातीन कपड़ों के एक सूट के साथ अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर, जल्दी बीमारियों ने भी घेर लिया। सिंधी शायरा नूरुल हुदा शाह ने दुखी हालात आश्कार कर दिए। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्लास साहब हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद जुबैर साहब भी मौजूद है। आपसे मैं स्टार्ट करूंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजरत के साथ। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम सलाम। आपने तो इतना बड़ा धमाका कर दिया था। जुबैर साहब पिछले कुछ दिनों से रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद होते थे, लाइन पे तो गलत हो गई है। हमारा भी कसूर नहीं है। आप माशाल्लाह भाइयों ने, आप लोगों ने इतना कंफ्यूजन फैलाया हुआ है, नाम भी डिफरेंट रखते हैं, तो वो हमारा कसूर तो नहीं है। अच्छा, हमारे जो बाकी दो भाई है ना, एक तो असद उमर मुनीर को, ये मोहम्मद जुबैर, एक भाई का नाम है सादिक अब्बास, एक का नाम है मुनीर कुमार। तो ये तो हमारे वालिदैन ने जब नाम रखे थे तो ये सारी आल दो इट्स पर्सनल, लेकिन बात अब शुरू हो गई, चलिए यहीं से कर लेते हैं। ये आपने अपने वालिदैन से डेफिनेटली बंदा घर में बच्चे पूछ ही लेते हैं, क्योंकि यूजली तौर पर ये होता है कि एक ही ले में, एक ही उसके रदीफ काफिया में नाम रखे जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स ने जो नाम रखे आपके बच्चों के, इनसे तो कहीं से नहीं पता चलता बिल्कुल। तो आपने कभी पूछा पेरेंट्स से कि ये नाम इस तरह मुख्तलिफ करके रखने की क्या रीज़न थी सर? नहीं, एक्चुअली कभी महसूस ही नहीं हुआ था, क्योंकि हर एक का अपना अपना प्रोफेशन था, तो वहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी। नहीं, पैदाइशी तौर पे तो प्रोफेशन नहीं था ना उस वक्त ही। उनको पता चल गया था कि इन्होंने वजीर बनना है, गवर्नर बनना है, तो नाम डिफरेंट रखे ताकि डिफरेंट पार्टीज में आसानी से जा सके। नहीं, वो तो बात अच्छा कि वो हुआ कि जी वो जब सियासत में आए तो कंफ्यूजन असद उमर मोहम्मद जुबैर की कुछ लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अगर मेरा नाम सेम ही होता, जुबैर उमर होता, तो फिर भी मैं मुस्लिम लीग में होता, और असद का नाम अगर मोहम्मद असद होता तो वो फिर भी तहरीक इंसाफ में ही होता। नहीं, बड़ा अच्छा। बहरहाल सर, इस पे चलते हैं ज़रा। आज के डेवलपमेंट्स आपने देखेंगे, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब ने तो आपकी हुकूमत का फिर उन्होंने पोस्टमार्टम किया और बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं पिछले 6 महीनों में या वट टाइम में जो गलत हुई हैं, और उन्होंने अपनी भी कारकर्दगी गिनवाई है। और उनकी बात को सपोर्ट इसलिए भी मिलती है कि मरियम नवाज साहबा भी इस बात के ख़िलाफ़ थी कि हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी इसके खिलाफ थे कि हमें अगर ले भी लिए तो इलेक्शन करा लेने चाहिए। आप इनको कैसे देखते हैं कि जो आज मरियम नवाज साहबा के, आप क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के भी हैं, हाउ डू यू व्यू इट कि इमरान खान साहब ने बातें की, उनकी बातों में कहाँ तक आपको सच्चाई लगती है? एक फेयर एनालिसिस आप हमेशा करते हैं। बाकी हालात तो वो जो खान साहब ने बताए हैं ये तो बहुत ख़राब हैं इकॉनमी के भी, और मतलब उसको अप्रैल के बाद की सिचुएशन तो बहुत डिजास्टरस है। देखें, आज मरियम नवाज से भी एक सवाल पूछा गया था और उन्होंने इसका जिक्र किया कि शी डज नॉट सपोर्ट ये पेट्रोल प्राइस या बिजली की प्राइसेस को इंक्रीज करने के हामी नहीं रही। और आपको याद होगा कि पिछली दफा जब पेट्रोल प्राइस बढ़ी थी तो मरियम नवाज ने एक ट्वीट भी की थी, 2 ट्वीट्स की थी। एक तो ये कहा था कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, फिर एक में ये कहा था कि उस मीटिंग से मियां नवाज शरीफ उठ गए थे नाराजगी के इजहार कर। और इसकी दूसरी एक बात, चूंकि ये एक्सप्लेन करने की बात है, आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से रहे हैं, जिसका मिफ्ता इस्माइल ने एक जियो के इंटरव्यू में कहा कि जी इसाक डार और उनकी अपनी जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसी तरह से इसाक डार साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो होते तो 2 चीजें ना होती, इतनी महंगाई ना होती और इतना रुपया ना गिरता। तो ये तो क्लियर है कि जाहिर है 2 मतजाद
वो है। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि एक गलत है या दूसरा सही है, इकोनॉमिक थिंकिंग होती है, लेकिन एक जो थिंकिंग थी जो मियां नवाज शरीफ की भी थी और जिसके साथ में बिल्कुल, नॉट बिकॉज कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, बट मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता था उस वक्त के 1 साल या 1.25 साल कोई पीरियड नहीं होता जिसमें आप हुकूमत में आए और फिर आप इकोनॉमिक टर्न अराउंड करें, क्योंकि इकोनॉमी को अगर आप पाकिस्तान के जितने शदीद मसाइल हैं उसमें जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे और वो बुनियादी चीजें फैसले नहीं करेंगे जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नजर आते हैं, तो एक सियासी पार्टी के लिए हुकूमत लेना तकरीबन लाख साल में और IMF के प्रोग्राम में जाना और सख्त तरीन कंडीशंस को एक्सेप्ट करना, तो उससे पॉलिटिकल कैपिटल आपका लॉस होता है। जिस तरह आपने देखा कि पंजाब के इलेक्शंस हुए, पंजाब के इलेक्शंस में सन 88 के बाद इतना खराब रिजल्ट पहली दफा आया कि 2/3 सीटें वो मैं आपकी बात थोड़ी सी माफ कीजिएगा काट रहा हूँ, ये बड़ा कन्वीनियंट नहीं है, आप काफ़ी अरसे से ये लोग कर रहे हैं कि एक पार्टी गुड कॉप बैड कॉप हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और आप और मरियम बीबी और नवाज शरीफा उस पर तनकीद कर देते हैं कि हम जी उनके साथ नहीं हैं। दूसरा आज यही नज़र आया कि गवर्नमेंट में भी हैं आप, और मरियम बीबी ने दोबारा आज अटैक किया कि कोच है, कोच के ऊपर अटैक आ गया, फिर उन्होंने कहा जी ये लाडलापन ख़त्म नहीं होता। तो अगर आपको को इतना कोच से एतराज़ है, लाडलापन के थेरी पे हैं, तो फिर गवर्नमेंट छोड़ के बात करे ना, दोनों चीज़ें क्यों साथ साथ चला रहे हैं? एक्चुअली देखिए, ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसके साथ दूसरा बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू है। जब हम ऑपोजिशन में भी थे, 3.5 पौने 4 साल ऑपोजिशन में थे, तो उस वक्त भी आप भी ये कहते थे कि 2 बयानिए हैं, एक मुफाहमत का और एक मुजाहिमत का। उस वक्त भी कोई ये तो कोई स्ट्रेटजी का दैट डजंट मेक इट राइट। हमें तो कंफ्यूज ना करें, जब अपोजिशन में थे आप कम से कम गवर्नमेंट में तो नहीं आप कर सकते। अपोजिशन में मुख्तलिफ राय होती हैं, गवर्नमेंट में जब होती हैं तो गवर्नमेंट का बहरहाल अंदरूनी जो मर्जी मुतजाद राय हो, मगर आप एक अवाम को एक राय देने की कोशिश करते हैं, इधर यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और यू आर नॉट। मैं कभी भी इस चीज का इजहार ना करता अगर मरियम नवाज ने बात ना की होती, या ये इसाक डार साहब के हवाले से आपने देखा कि उनके बयान भी आए हैं और काफी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल खुल के इजहार किया कि जी वो इस किस्म की पॉलिसी, तो आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इससे कंफ्यूजन है और लोगों को ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये तो खुद ही कंफ्यूज हैं, इनको ये नहीं पता कि जी इकोनॉमिक डायरेक्शन लेनी क्या है। लेकिन हकीकत यही है कि इसमें 2 राय थी और पहले भी, और क्योंकि ये वहां से स्टार्ट होता है ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर करेंगे तो फिर इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसमें 2 राय नहीं समझता, मैं समझता हूँ आप बड़े चालाक हैं कि आप जो है ना साथ में ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, ताकत के मज़े भी ले रहे हैं, बट साथ में वोट बैंक को खुश करने के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट और वो बात भी चलाई जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आमिर साहब अगर देखें, जो लोगों ने उस वक्त भी ये इजहार किया था कि जी नहीं होना चाहिए, तो वो तो हुकूमत से बाहर बैठे हुए, हम तो कोई मजे नहीं ले रहे। मतलब मेरी एग्जांपल आप ले रहे, मतलब मैं तो ऑपोजिशन में जब थे तो उस वक्त ज्यादा मजा आता था। अब हुकूमत का दिफा भी करना पड़ता है और हुकूमत के मजे भी नहीं है, तो ये तो ज्यादा मुश्किल एक, और इस तरह से और भी बहुत लोग हैं। मुझे सर जी वो मूवी याद आ गई है उसकी, वो जो डबल जॉपर्टी है ना सर, मतलब आप वाला हिसाब तो डबल जॉपर्टी वाला है कि हुकूमत में भी नहीं है, दिफा भी करना पड़ता है सर। तो जाहिर सी बात है, हम उस पॉलिटिकल पार्टी में जो हुकूमत का हिस्सा है, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट तो है, बट इट इज PMLN लेड गवर्नमेंट, तो बहुत सी चीजों में आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, और ख़ास तौर पर इस मुश्किल एस्पेक्ट से जो मईशत के हवाले से है कि जी हमें क्या उस किस्म के लोगों पर बोझ डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए। थोड़ा सा मेरी भी राय मुख्तलिफ है जिस तरह से फैसले हुए उसके मुकाबले। जुबैर साहब, आपने अभी बात की उनकी, वो डार साहब कह रहे थे कि महंगाई भी ना होती और डॉलर भी इतना ऊपर ना जाता, तो वो कहते तलवार भी है, घोड़ा भी है, मैदान भी है, तो आपके पास इतना एक अपना एसेट है,
तो आपने उनको क्यों नहीं उनको टेस्ट किया? ज़रूरी है आपने अपना अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है ज़ाय कर रहे हैं, इलेक्शन हार रहे हैं, लोग उनसे अच्छी खासी तनकीद का सामना कर रहे हैं, या सिर्फ शाहिद खकान अब्बासी साहब को खुश करने के लिए आपने मिफ्ता साहब को रखा ताकि शाहिद खकान ये अब्बासी साहब भी इस बात के खिलाफ थे कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए और वजीर भी नहीं बने? इसीलिए अगर आपके पास एक बंदा है, अगर आपके पास एक एसेट मौजूद है बकौल आपके, अगेन हो सकता है लोग तनकीद करें जो उन पे केसेज हैं, मफरूर है वो केसेज मिफ्ता इस्माइल साहब पे भी हैं, ये भी जमानत में, आधी से ज़्यादा कैबिनेट जैसे इमरान खान साहब ने कहा है अगेन ऑलरेडी जमानतों पे। अगर बाकी जमानतों पे हैं तो डार साहब को जमानतों पे लाकर उनको क्यों नहीं बना देते? आप क्यों अपना पॉलिटिकल नुकसान कर रहे हैं सर? एक तो ये पहली बात ये है कि ये जो फैसला डार साहब ने किया था कि वो वापस वो आए या ना आए, ये उनका इंडिविजुअल फैसला था ना, पार्टी का तो फैसला नहीं है कि पार्टी ने तो नहीं उनको कहा कि आप ना आए। अगर वो यहाँ होते और फिर भी वो उनको ना बनाया जाता फाइनेंस मिनिस्टर तो फिर क्वेश्चन डिफरेंट होता है। उन्होंने तो जुलाई में टिकटें करा ली थी जुबैर भाई, जुलाई की तो टिकट हो गई थी उनकी, वो आ रहे थे पाकिस्तान में आ रहे थे और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहे थे कि वो कुछ करेंगे। मतलब अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बैठ के रोना है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, बल्कि इनको तो मेरा ख्याल साइकोलॉजिकल इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इनको आपके वजीर खजाना को, कि वो प्रेशर नहीं ले पा रहे, रोते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। अगर इस तरह का बंदा इकॉनमी चलाएगा तो वो तो फिर यही असर होगा जो हो चुका है। आप तो अपने दुश्मन खुद हैं सर, एक ऐसा बंदा आपने वजीर खजाना लगा दिया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर रोता है। नहीं देखें, ये तो अगेन मुझे नहीं पता वो कब रोए हैं। ये तो सर जी ऐसे ना करें जुबैर भाई, अब ऐसे ना करें सर। आम आदमी को हौसला देना होता है, अगर वजीर खजाना रोना शुरू कर देगा तो डॉलर का भी यही होगा और आम आदमी को दिलासा कहाँ से आएगा? उनको किसी मेरे नफ्सियात को मिलवाना चाहिए, थोड़ी काउंसलिंग करें उनके सर, वो तो बहुत बड़े डिप्रेस्ड हैं। इतना प्रेशर, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है। आपकी जॉब के मुकाबले तो आपकी तो बहुत आसान जॉब है। आपकी तो क्लास लेनी होती है आके लोगों हमारी की। नौकरी के पीछे पड़ गए हैं आप। मैं बहरहाल एक थोड़ा सा चेंज करता हूं कि कल रात हमारे प्रोग्राम में इसाक हकवानी साहब ने बम फोड़ा कि जनाब ये 4 रोज़ पहले प्रेसिडेंसी के अंदर जो है आर्मी चीफ की और इमरान खान की प्रेसिडेंट की मौजूदगी में मुलाकात हुई। उसके बाद मुझे यहाँ से इत्तफाकन एक डिनर पे जाने का पड़ गया। वहाँ पे आपकी पार्टी के सीनियर हजरात वहाँ पे मौजूद थे, तो उनका भी कहना था, एक ने कहा कि जी हाँ 10 रोज़ पहले मुलाकात हुई है, एक ने दूसरे ने भी कहा, मैं पब्लिकली नहीं कहूँगा मगर मेरी भी इतला कुछ ऐसे ही है। तो उसके बाद आज फिर मरियम बीबी ने उस रात की मुलाकात के बाद एकदम से थोड़ा सा सियासी पैंतरा बदला और बड़ी हार्श ज़ुबान इस्तेमाल की कोच के मतलब, वही पुरानी डिक्शन लाडरापन के मतलब। तो ये पहली तो कि ये इतला जो रात इसाक हकवानी साहब ने, क्योंकि अभी डिनाइल भी नहीं आया ISPR के से, पहली कि आपकी क्या इतला है, और दूसरा ये जो आज उनका आउटबर्स्ट था कनेक्टेड था? देखें, एक तो ये जो लाडला हम उसको इमरान खान को कह रहे थे, वो ये इस कोच के मुतालिक बात जी मैं आ रहा हूँ, कोच के मुतालिक आ रहा हूँ। तो वो लाडलापन तो हम उस हवाले से कहते थे कि जी जितना इमरान खान ने फौज के हवाले से तस्दीक की या जुडिशरी के हवाले से की या केसेस हुए, मतलब अगर मैं वो पुराना केस है बट जावेद हाशमी का कि उन्होंने एक लेटर पढ़ा था और उनको पता नहीं कितने साल कैद हो गई थी, और आज जजेस ने डांट के रिलीज कर दिया कि जी वो गिल ने ऐसी कौन सी बात कर लिया, स्टेट इतनी क्या कमजोर है कि जी कोई बात करे तो आप उसके ऊपर गद्दारी का केस बनाते हैं, जो भी है। या आज इमरान खान के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं जजेस ने, अतर मनीला साहब ने, कि जी ये दहशतगर्दी का जो केस है कि जी ऐसी कौन सी उन्होंने दहशतगर्दी कर ली। हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए। इसी वजह से हम उसको लाडला कहते हैं। अगर 3 हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया था, निहाल हाशमी उनका जोर तो कोच पे था कि कोच से पूछें, आपके क्लास फेलो रहे हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपसे खास तौर पे पूछना बनता है। और दूसरा, मुलाकात के मुतालिक आपकी क्या इतलाएं हैं? कोई इतला नहीं, मेरी तो कोई इतला नहीं है। फ्रैंकली मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप मेरे से ऑफ एयर भी पूछते तो कोई इतला नहीं। और जिसने भी कहा है ना कि वो 2+2 करके बात करते हैं कि हाँ ऐसा शायद हुआ होगा कि मुलाकात हुई होगी, बट आई कैन टेल यू कि मैंने जितने भी लोगों से बात की है सबका ऐसा कहना है कि किसी के पास कोई कंफर्म इतला नहीं है। लेकिन महसूस इस वजह से होना शुरू हो गया कि इमरान खान
ने इतने एग्रेसिव टोन के बाद पिछले 1-2 दिन में हमने देखा कि वो काफी बैलेंस थे, धीमे थे, कोई इतना विशस नहीं थे, बल्कि थोड़े दिन पहले कहा कि सितंबर में कॉल दूंगा, आज क्या अगर मैं कॉल दे दूं, मतलब वो एक तो उनका समझ भी नहीं आता। सो इमरान खान हो सकता है कि नेगोशिएट करने के लिए तैयार हों, और उसकी रीजन भी है। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान को जो इन स्पाइट ऑफ द पॉपुलर सपोर्ट जो उन्होंने जनरेट किए पिछले 5 महीने में, एक चीज तो तय है कि जिस चीज के लिए वो बाहर निकले थे और शोर मचा रहे थे और जबरदस्त प्रेशर डालते थे, वो अर्ली इलेक्शंस के लिए कर रहे थे। अर्ली इलेक्शंस उनको नहीं मिले हैं, और अभी भी उनको पता चल गया है कि ये कोई चांस नहीं है उनका, और खासतौर पर सैलाब आने के बाद तो कोई चांस नहीं है कि ही कैन फोर्स अर्ली इलेक्शंस। तो उस वजह से अब ही वांट्स टू नेगोशिएट समथिंग, एंड मे बी ही हैज नेगोशिएटेड समथिंग, मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरी इतला ये है सर, इसी मीटिंग के हवाले से बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि खान साहब ने उनसे इलेक्शन मांगा है, जिनसे मुलाकात हुई है चीफ साहब से, तो इलेक्शन मांगा है, तो उस पर उन्होंने कहा जनाब कि हम आपसे इस मामले में कोई कमिट नहीं कर सकते। सो खान साहब की ये जो फ्रस्ट्रेशन है इतना वो ज़रूर कर रहे हैं कि चलें जी इनको थोड़ा सा इनको रिलीफ लेने दें, जिस पर मरियम नवाज साहबा ने भी आज बात की है। को रिलीफ तो ज़रूर उनको मिल रहा है कि चलें वो गेम में रहें, खेल में रहें, सख्ती है, टोन टेनर ज़रा ठीक, उनकी ज़बान लैंग्वेज ठीक हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन मांगा है खान साहब ने, वहाँ से रिफ्यूजल हुई है, उनको इलेक्शन नहीं दिया गया कि जनाब कि हम इस वक्त आपको इस वक्त मुल्क जो है ना ये मौजूदा हालात में कोई ऐसे नए इलेक्शन नहीं हो सकते। इसलिए खान साहब की आज की तकरीर या उनके जो टोन जो है ना कल परसों से बदली है, उसमें मेन रीज़न एक उसमें ये भी है, नंबर 1। दूसरा, मरियम नवाज साहबा ने आज शहबाज शरीफ साहब पे एक और बड़ी तनकीद की, अटैक किया है, जो कि जस्टिफाइड भी है। उन्होंने कहा जनाब कि एक तरफ तो यहाँ पर आप लोग कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास, दुनिया भर से हम भीख मांग रहे हैं, डॉलर ले लें, पूरी दुनिया एक्टिव हुई है कि पाकिस्तानियों की मदद करो, वहाँ पे बल्कि सेक्रेटरी जनरल भी आ गए, वहाँ पे अमेरिकन सेनेटर्स सारे बेचारे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को पैसे दें पैसे दें। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी कैबिनेट स्पेशल वजीर रोज़ाना की बुनियादों पर वो दे रहे हैं, उस पर बस स्पेशल असिस्टेंट हो रहे हैं, एक असिस्टेंट उनकी तादाद, उस पर पैसे लग रहे हैं। तो ये किस तरह की पॉलिसी है कि आपने अगर सारे फिर 342 को बना दें सर जितने आपके पास लोग हैं, एक तरफ आप कहते हैं पैसा नहीं है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब दिन रात उनको कोई काम ही नहीं है, और ये क्या काम करेंगे मुशीर, उनके ओहदे भी आगे नहीं लिखे हुए कि क्या काम करेंगे सर। मैं बिल्कुल आपसे 100% एग्री करता हूँ कि इतनी बड़ी काबीना की कोई जरूरत नहीं होती, और खास तौर पर अगर उनके पास पोर्टफोलियोज ही नहीं है, और खास तौर पर उस मुश्किल इकोनॉमिक कंडीशंस में जहां आप खुद कहते हैं, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, तो लोगों को जवाब तो देना होगा कि जी आपने फिर 70 की काबीना क्यों बनाई थी है, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उसके अलावा। तो अगर वो खास यहाँ तो हम कहते हैं ना महकमे कम करने चाहिए ताकि कम एक छोटी काबीना हो। 24 किलोमीटर का शहर है सर, ये 24 किलोमीटर पे है, बाकी चारों सूबों में तो आपकी हुकूमत में नहीं है, चले वहाँ पे वजीर किसी में आते जाते काम करते होंगे, तो 24 किलोमीटर के शहर को चलाने के लिए आपको 70-80 लोगों की जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब हमें तो बताया जाता है शहबाज शरीफ साहब बड़ा वो पंजाब स्पीड, शहबाज शरीफ साहब स्पीड, वो तो 70-80 लोगों के साथ वो पूरा 24 किलोमीटर चला रहे हैं। आप तो अपने वो मरियम साहब ठीक कह रही थी, आप लोग तो अपने साथ खुद दुश्मनी करते जा रहे हैं सर। नहीं, मरियम साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं उनके साथ हूँ इस चीज के ऊपर कि जी हमें ये 24 किलोमीटर की बात नहीं है, 24 किलोमीटर में ही सारे फैसले होते हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, 8-10 चाहिए होंगे, 8-10 वजीर चाहिए होते हैं अगर मुझे जो समय, बाकी तो 18वीं तरमीम के पास सब कुछ सूबों के पास है, ज्यादा से ज्यादा इस्लामाबाद में 8-10 वजीर हो सकते हैं। ये बातें जो आप बता रहे हैं 8-10 इंटरनेशनल हैं, लोकल हैं, फिनांसेस हैं, डेवलपमेंट वगैरह, और बाकी तो सारे ओहदे जो हैं सर वो तो सूबों के पास हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ तो जो डिप्टी कमिश्नर का सेक्शन ऑफिसर का काम है उसके लिए आपने एक वजीर भर्ती कर लिया, उसके लिए आपने एक स्पेशल असिस्टेंट रख लिया सर। क्लासा साहब, मैंने तो आपकी बात से पहले ही एग्री कर लिया था कि मैं तो उसको आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल 100% सही है। नहीं, अगर ये सही है बात, तो असल बड़ा सवाल तो ये है कि मरियम बीबी ने आज शहबाज शरीफ साहब पे ये ताबड़तोड़ हमले किए, एक ये उन पे तनकीद की है, दूसरा फिर उन्होंने कहा है कि जनाब पार्टी का और एग्जेक्टिव के ओहदे अलहदा होने चाहिए, मतलब उनको पार्टी प्रेसिडेंटशिप से हटाया जाना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप?
देखिए ना एक चीज, अच्छा ये अब जनरली आप मेरे से बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी हेडलाइंस बनेंगी, ये कितना मुझे जवाब अब स्पोक्समैन नवाज शरीफ और मरियम बीबी के हैं, शहबाज शरीफ के तो नहीं है ना? ये सर बड़े आदमी की हेडलाइन लगती है ना जुबैर भाई, बड़े आदमी की हेडलाइन लगती है। आपके ड्राइवर नहीं, आपके ड्राइवर की तो हेडलाइन नहीं लगे। यू आर बिग मैन, मतलब आप गवर्नर रहे, पार्टी के बड़े आदमी हैं, इसलिए हेडलाइन लगेगी सर। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। मैं एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मुझे जाहिर है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और मुझे उनको डिफेंड करना है और उनकी पॉलिसीज को, लेकिन ये जो आपने मरियम के हवाले से ऑब्जर्वेशंस बताई हैं कि जी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, मुझे ये याद नहीं रहा कि लास्ट किस पॉइंट पर आपने कहा कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया। दो पॉइंट्स पे किया, एक तो जो क्लास साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी कैबिनेट के ऊपर किया, दूसरा उन्होंने कहा पार्टी और एग्जीक्यूटिव के ओहदे अलग होने चाहिए। जी अच्छा, ये तो देखे ना जनरल एवरीवन विल टेंड टू एग्री टू दिस, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि देखें कि ये हुकूमत जो है ये कोई 5 साल के लिए तो है नहीं। इस हुकूमत ने जाना है, हमारी पार्टी ने और तमाम पार्टीज ने जाना है जनरल इलेक्शंस में अब से कुछ महीने के बाद। अब उसमें जाहिर सी बात है, अगर आप पार्टी के पर को स्ट्रक्चर करने पर फोकस नहीं करेंगे तो पार्टी जो है वो फाल नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर मैं एक जनरल सेक्रेटरी हैं मिफ्ता इस्माइल सिंध सर, बात पे तो कोई एतराज नहीं कर रहा है, मगर ये घर में बात की जाती है ना, जब पब्लिकली प्रेस के सामने की जाती है तो वो कुछ और इंडिकेट करता है। आपके प्रोग्रामों के लिए भी तो कुछ मवाद चाहिए होता है ना। ये हमारा प्रोग्राम बनाने के लिए कर रहे हैं आप। पर लास्ट में एक बता दें कि ये जो उन्होंने कहा चुटकी बजा के अगर कोच पीछे से हट जाए तो यूं करके उन्होंने कहा 3 दिन में इमरान खान को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये क्या तरीका है फार्मूला जिसके साथ यूं करके आप सॉर्ट आउट कर लेंगे? अच्छा, ये इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस बात पर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आपने हमें टाइम दिया और ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे सैलाब के हवाले से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सिंधी अदीब, ड्रामा निगार, शायरा नूरुल हुदा शाह और क्लासेस साहब। आपसे बेहतर इंट्रोडक्शन का कोई नहीं करा सकता। अभी ब्रेक में भी आप जिस तरह से नहीं, मेरा ख्याल है ये बड़े चंद लोग होते हैं जिनकी आप उनको एडमायर करते हैं, होल लाइफ करते हैं, जिनका बड़ा स्ट्रांग आप पे इम्पैक्ट होता है। तो अभी आमिर साहब और मैं ये ब्रेक में मेरा ख्याल 10 मिनट हम इन्हीं को नूरुल हुदा शाह साहबा को डिस्कस करते रहे। इतने इनके मेरे सिंधी कल्चर पे, फ्यूडलिज्म पे या दीगर समाजी इश्यूज़ पे जो ड्रामे इन्होंने 80s में बाद में इन्होंने लिखे और बाद उस 80s में भी इनके जारी रहे। जंगल था, उसका बता रहे थे आप, मारवी था, और भी बहुत सारे क्लासिक जो हमारे उन मेमोरीज़ का हिस्सा हैं। तो लिहाजा इनके लिए बहुत बड़ी दिल में हमारे वो रिस्पेक्ट भी है और इन्होंने बड़ा हमेशा बात भी की है, खुलकर बात की है। तो मैं इनका वो देख रहा था, ये फेसबुक पे मैं ऐड हूँ इनके साथ फ्रेंड्स लिस्ट में, तो इन्होंने बड़ा इंतहाई एक पेनफुल स्टेटस दिया, इन्होंने कल परसों दिया हुआ था, तो जिसमें इन्होंने बताया कि सिंध में जो है, मतलब आके जिस पहलू पे हमने बात नहीं किया अब तक, बाकी तो डिज़ास्टर हम देख ही रहे हैं कि सिंध में ख़वातीन जो है बेचारी जो सैलाब से अफेक्ट हुई हैं फैमिली, उनके पास कपड़े ही नहीं हैं। एक एक जोड़े में लोग निकले हैं वहाँ से, पहले ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारी गुर्बत है। तो उन्होंने वहाँ पे जो तस्वीर कशी की हुई थी कि सिंध की वो जो ये ख़वातीन हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, एक एक जोड़ा है, तो कैसे लोग जो मसला उनका बड़ा खूबसूरत एक आइडिया था, अभी वो खुद भी बताएंगी कि इनकी वहाँ बात हुई किसी फैक्ट्री वाले हैं वहाँ पर कराची में जो 650 रुपये में वो बना कर दे रहे हैं, एक उस ख़वातीन का एक जोड़ा बना कर दे रहे हैं। तो लोगों से उन्होंने अपील की हुई थी कि आप डोनेट करें और उन चीज़ों को करें। इनसे बेहतर क्रेडिबल, ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले बंदे कोई नहीं हो सकता नूरुल हुदा शाह साहबा से। सो इनसे पूछते हैं पहले कि ये क्या इशू है वहाँ पे और सिंध में इस वक्त सैलाब की और स्पेशली ख़वातीन की, उनकी क्या सिचुएशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। बड़ा पेनफुल आपका स्टेटस था जो कल आपने बड़े इंतहाई दुखी दिल के साथ लिखा और आपने कहा मैं आपके सामने सबके सामने मैं झोली फैला रही हूँ। आप हमें बताएं कि क्या सिचुएशन इस वक्त ऑन ग्राउंड ये सिंधी ख़वातीन की जो बेचारे हुए उसका फ्लड से वो हुए अफेक्टेड हुए हैं। देखिए सिचुएशन तो जाहिर है कि बहुत ही पेनफुल है और जहाँ जहाँ से सैलाब, बलूचिस्तान, सरायकी, वसीब और सिंध, जहाँ जहाँ से सैलाब गुजरा है, सूरत हाल बहुत, लेकिन सिंध बुरी तरह डूबा है और एक आध जगह कराची और थोड़ा सा छोड़कर बाकी सारा सिंध डूब चुका है। अब सूरत हाल ये है कि लोग
लोगों को वार्निंग नहीं दी गई कि आप 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्हें निकालने की कोशिश की जाती तो शायद सूरत-ए-हाल थोड़ी सी बेहतर होती। लोग अचानक पानी को देखकर पानी से गुजर कर निकले हैं, जाहिर है कि उनमें खवातीन हैं। इस खवातीन के लिबास के साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू सामने अचानक आ गया हमारे, जब हमने इसमें हाथ डाला तो पता चला कि लाखों की तादाद में प्रेग्नेंट खवातीन हैं और उनमें फिर वो खवातीन हैं जिनकी डिलीवरी का केस जो था वो बस आज और कल पर ठहरा हुआ था और अब इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं जिसमें प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होना शुरू हुए हैं। लिबास के मामले में जाहिर है कि सिंधी बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में। अब वो खवातीन जिन कपड़ों में थी उनमें निकल आई हैं, वो अपने घरों में जिस पर्दे के साथ या जिस रख रखाव के साथ रहती भी थी, तो अब यहाँ तो उन्हें हर जगह किनारे पर लाकर उन्हें डाल दिया गया है और वो एक हुजूम के साथ वहाँ रह रही हैं। हर तरह के लोग आ रहे हैं, हर तरह के लोग उनसे बात कर रहे हैं और अजीब एक सूरत हाल है। भूख ये वो ये तो सब बीमारियां सब इसके अलावा हैं। ये चीज सामने आई कि हमारे वो जो ग्रुप्स बहुत से जाती तौर पर जो ये काम कर रहे हैं वो जब गए बहुत अंदर रिमोट एरियाज तक गए तो उन्होंने वापस आकर कहा कि आप लोग दवाइयों का और इनका तो बिल्कुल ना करें, वो डॉक्टर्स हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन असल चीज जो है वो ये एक जोड़ा है, एक औरत को पहना हुआ और जिसे 20-20 दिन गुजर चुके हैं वो उसी जोड़े में है। तो आप लोग इन खवातीन के लिए जो है वो कपड़ों का कुछ बंदोबस्त करें। मुझे बड़ी खुशी है कलासरा साहब, एक तरफ हम महसूस करते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि समाज में एक बेहिसी भी मौजूद है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से कि जब मैं बड़ा झिझक रही थी अपना नंबर लगाते हुए और घर का एड्रेस लगाते हुए कि कहीं लोग खामखा मुझे तंग ना करना शुरू कर दें। जिस तादाद में मुझे अननोन लोगों ने, जिन्हें मैं जानती भी नहीं, उन्होंने जब गए बहुत अंदर रिमोट एरियाज तक गए तो उन्होंने वापस आकर कहा कि आप लोग दवाइयों का और इनका तो बिल्कुल ना करें, वो डॉक्टर्स हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन असल चीज जो है वो ये एक जोड़ा है, एक औरत को पहना हुआ और जिसे 20-20 दिन गुजर चुके हैं वो उसी जोड़े में है। तो आप लोग इन खवातीन के लिए जो है वो कपड़ों का कुछ बंदोबस्त करें। मुझे बड़ी खुशी है कलासरा साहब, एक तरफ हम महसूस करते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि समाज में एक बेहिसी भी मौजूद है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से कि जब मैं बड़ा झिझक रही थी अपना नंबर लगाते हुए और घर का एड्रेस लगाते हुए कि कहीं लोग खामखा मुझे तंग ना करना शुरू कर दें। जिस तादाद में मुझे अननोन लोगों ने, जिन्हें मैं जानती भी नहीं, उन्होंने पैसे भेजना शुरू कर दिए, कपड़े भेजना शुरू कर दिए और बहुत जल्दी वो इस बात पर एक खातून ने मुझे कल कहा कि आपने लफ्ज उतरन लिखा हुआ है, तो उतरन पढ़ने के बाद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपने उतरे हुए कपड़े दूं, तो मैं आपको नए कपड़े देना चाहती हूँ। हमारी हैं डॉक्टर शीरीन नारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो इस सिलसिले में ये काम कर रही हैं कि बल्क में वो डिफरेंट फैक्ट्रीज से कपड़े ले रही हैं, सिलवा रही हैं, जिसमें 650 रुपए का, क्योंकि बल्क में है और वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 650 का एक जोड़ा बनता है। और फिर मुझे कल परसों हमीदा शाहीन, हमारी पंजाब में बहुत अच्छी शायरा हैं, आप भी जानते होंगे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा सर्दी आने वाली है, आपने लॉन के कपड़े मांगे हैं मगर मैं लिनन के बनवा रही हूँ उनके लिए। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन सूरत हाल बहुत तकलीफदा है। हम कब तक जमा करेंगे? और ये जो फंड्स आ रहे हैं, ये फंड्स, अब ये भी जाहिर है हमारे सामने सूरत हाल है कि फंड्स के मामले में, बाहर से जो फंड्स आ रहे हैं उसके मामले में सिंध गवर्नमेंट के हाथ बिल्कुल खाली हैं।
जी नूरुल्लाह साहब, मैं चाह रहा हूँ कि अब बड़ी अच्छी आपने बात की है। बेताशा लोग जो हैं समाज के अंदर, वो इसके अंदर जो है अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, मगर कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं उनको मिलती। गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई लार्जर कंट्रोल रूम नहीं बनाया हुआ कि लोगों को बताया जाए इस तरीके से इस जगह पे किया जाए। और बीमारी और स्किन की बीमारी, औरतों की सिक्योरिटी के मसले, टॉयलेट के मसले, ये तो हैं, पर एक बड़ा खौफनाक पहलू जिस पे मैं चाह रहा हूँ आपका, आप शायरा हैं, अदीब रही हैं, दानिश्वर हैं, ये दरमियान में इतनी खौफनाक इस तरह की रिपोर्टें भी आई कि औरतों को इस हालत में सैलाब की उसमें रेप के केसेसों की इतला आई, जो कि बड़ा दिल दहल जाता है कि इन मसाइब के अंदर इस तरह के वाक़यात का भी होना। जी हाँ, ये देखिए, ये जनरली हमारा पूरा समाज जो है उसमें औरत की कोई रिस्पेक्ट, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कोई रिस्पेक्ट, बच्चियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसमें मर्डर भी हो रहा है, औरत मारी भी जा रही है, और छोटी, लेकिन अब देखें एक और सूरत हाल सामने आई है, 2 दिन से वो भी डिस्कस हो रही है। 12-13 साल की बच्ची बाप ने जो है किसी को रिश्ता दे दिया 1 लाख रुपए में। इस तंग दस्ती में जब जीना मुश्किल हो जाएगा तो वो आदमी चीख पड़ा, उसने कहा मेरे पास और कौन सा रास्ता है। तो लोगों ने उसे कहा कि तुम्हें पता है कि कानून है, ये जुल्म है। उसने कहा बुलाओ कानून वालों को और तुम्हारी हुकूमत को बुलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ कि ना हमारे पास खाने को है, ना हम बाकी बच्चों को संभाल पा रहे हैं, तो हम यही काम करेंगे। ये सब होगा। देखिए, रेप वाले वाकयात भी होंगे। आपने उठाकर लोगों को हुकूमत ने, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अफसोस से कहती हूँ कि जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब लॉन्ग मार्च का वक्त आता है, तो पूरे, मैंने ज़ाहिर मैं सिंध में हूँ, जो मैंने देखा है कि सिंध में कोई गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, सब गाड़ियां इलेक्शंस में लगी होंगी, सारी गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, सारे ये वडेरे जो हैं जो इलेक्शन में अपना हिस्सा डालते हैं और खड़े होते हैं, सब कुछ इनके कब्जे में चला जाता है। लेकिन इन लोगों को निकालने के लिए हमारे पास गाड़ियां नहीं थी। बिल्कुल सही कह रही है नूरुल हुदा शाह साहिबा, और बिल्कुल सही निशानदेही कर रही हैं आप चीज़ों की। आपसे मजीद भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।